Hey everyone, this is CSCS Tejal Kataria with lots of energy. Let me start with today's session on Business Economics RTP January 2025. ये RTP में एक क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर इंस्टीट्यूट से गलती से गलत प्रिंट हुआ है बट मैं वो बहुत सारे स्टूडेंट वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं बट हाँ ठीक है इंस्टीट्यूट से गलती हुई है बट सेल्फ बिलीव रखिए कि आपका आंसर सही होगा। मैं वो आंसर बताऊंगी आपको कि कौन सा क्वेश्चन है जहाँ पे गड़बड़ हुई है। अलॉन्ग विद दैट जितने भी 25 क्वेश्चंस है उन 25 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी दूंगी कि क्यों आंसर ये जो भी आंसर है राइट आंसर वो क्यों है। अलॉन्ग विद दैट एक टिप बहुत इंपॉर्टेंट, इंस्टीट्यूट ने सितंबर अटेम्प्ट से इकोनॉमिक्स के आरटीपीस निकालना स्टार्ट किया है। ठीक है, तो सितंबर अटेम्प्ट और अभी आपका दूसरा अटेम्प्ट है जनवरी अटेम्प्ट। तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जनवरी अटेम्प्ट में सितंबर के आरटीपी के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि आप लोग जनवरी का ये आरटीपी तो करो ही करो क्योंकि इसमें से एक आध क्वेश्चन आ सकता है। अलॉन्ग विद दैट जो सितंबर का आरटीपी है वो इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे अवेलेबल है, वो भी एक बार गो थ्रू कर लेना। बहुत टाइम नहीं लगता है, 25 क्वेश्चन है मुश्किल से। सो 25 क्वेश्चन हार्डली 15-20 मिनट्स, 25 मिनट्स ज्यादा से ज्यादा लगेगा। So please go through that once. So without wasting time, let me just start with the first question. That is in explaining the level of employment. In explaining the level of unemployment, Keynes emphasized on. हम सबको पता है Keynes का एक ही थियरी है, that is aggregate demand. Aggregate demand के लिए उसने unemployment हो या level of employment, ये word replace हुआ तब भी चलेगा, level of unemployment हो या employment हो, जो कीन्स ने बताया है वो है एग्रीगेट डिमांड। दूसरा, when the total demand for a commodity whose price has fallen increases due to, मतलब प्राइस गिरा फिर भी डिमांड बढ़ रहा है, तो ये कब हो सकता है? वेरी सिंपल आंसर, दैट इज प्राइस इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनवेलप कर्व ऑल्सो नोन एज, ये आपको पता है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व बोला जाता है, इसी को हम लोग प्लानिंग कर्व भी बोलते हैं, इसी को हम लोग बोट कर्व भी बोलते हैं। सो सबका नाम एक ही है। अगर शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व की मैं बात करूं तो इसे बोला जाता है प्लांट कर्व, एंड अगर एवरेज फिक्स कॉस्ट की मैं बात करूं तो इसे बोला जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर आपको याद होगा तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तब भी बोला जाता है जब हम लोग डिमांड कर्व की बात करते हैं, ऐसा डिमांड कर्व जिसका इलास्टिसिटी ग्रेट इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 होता है। इन दैट सिचुएशन ऑल्सो डिमांड कर्व को भी हम लोग क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसके अलावा एवरेज फिक्स कॉस्ट को भी हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। तो ये अल्टरनेटिव वर्ड्स याद रखना, मैंने लिस्ट बनवाया था लेक्चर के दौरान, आई होप सो आपके पास वो लिस्ट होगा। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज सेल इलेक्ट्रिसिटी एट अ चीपर रेट इन रूरल एरियाज देन इन इंडस्ट्रियल यूज। मतलब क्या है? इंडस्ट्रियल एरिया में एंड एज कंपेयर टू इंडस्ट्रियल एरिया, जो रूरल एरियाज है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी सस्ते मिलता है। वेरी सिंपल, बिकॉज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है रे? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये है कि अलग अलग जगह पे आप अलग अलग मार्केट के हिसाब से अलग अलग प्राइस चार्ज करो। तो अलग मार्केट है तो अलग प्राइसेस है, इसी को बोला जाता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। द राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, को इंसिडेंट इंडिकेटर इज नॉट, ये ध्यान रखना बहुत सारे स्टूडेंट नॉट को भूल जाते हैं, इज नॉट इंडिकेटेड एज। देखो तीन इंडिकेटर्स बताए थे, एक था लैगिंग, एक था कोइंसिडेंट एंड एक था लीडिंग इंडिकेटर्स। ये बिजनेस साइकिल फिफ्थ वाला जो चैप्टर है उसमें था। तो लीडिंग इंडिकेटर्स मतलब क्या होता है कि आपको कोई ना कोई संदेशा दिया जाता है जिसकी वजह से आगे जाके वो आपको दिख के आता है कि हाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी इस तरीके से चेंज हो रही है। कोइंसिडेंस मतलब साथ में, लैगिंग मतलब ऑलरेडी हो चुका है उसके बेसिस पे आप देख रहे हो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या, मतलब क्या असर हो रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी पे। तो वेरी सिंपल है इसका आंसर। ये मैंने आपके लेक्चर्स में भी बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टिपिकल क्वेश्चन है जो इंस्टीट्यूट पूछता है। दैट न्यू ऑर्डर फॉर प्लांट एंड इक्विपमेंट, दिस इज द लीडिंग इंडिकेटर। क्यों लीडिंग इंडिकेटर है? बिकॉज जैसे ही कैपिटल गुड्स का डिमांड बढ़ेगा, सो इट इज व्हाट ऑब्वियस, कैपिटल गुड्स बड़े बड़े मशीनरीज तभी आएंगे जब बहुत सारे कंज्यूमर गुड्स आने वाले हैं। बहुत सारे कंज्यूमर गुड्स आने वाले हैं मतलब ही डिमांड ज्यादा होगा, तभी ऐसा होगा। तो इट इज नथिंग बट जब कैपिटल गुड्स का डिमांड बढ़ता है तो एग्रीगेट डिमांड कल जाके बढ़ेगा। ये लीडिंग इंडिकेटर है कि कल जाके ऐसा होने वाला है, इसीलिए ये कोइंसिडेंट इंडिकेटर नहीं है। ये राइट आंसर हुआ। अगला, शेप ऑफ कॉस्ट कर्व डिपेंड्स ऑन, इट इज बट ऑब्वियस, इतना फालतू क्वेश्चन पूछा है। शेप ऑफ कॉस्ट कर्व ऑब्वियस सी बात है कॉस्ट फंक्शन पे डिपेंड होगा। क्यों? क्योंकि कॉस्ट फंक्शन का मतलब क्या है कि आपका जो क्वांटिटी, जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो, वो प्रोडक्शन क्वांटिटी जो भी प्रोड्यूस कर रहे हो उसके लिए कौन कौन से वेरियस फैक्टर्स है, यानी कि कॉस्ट फैक्टर्स है जो कि आपके कॉस्ट पे असर करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है अगर हम कॉस्ट कर्व की बात करेंगे तो कॉस्ट से रिलेटेड चीजें होंगी, तो मतलब कॉस्ट फंक्शन ही ये चीजें बताएगा, ना कि प्रोडक्शन फैक्टर्स और प्रोडक्शन आउटले बताएगा। सो इसीलिए कॉस्ट फंक्शन। अगला, इन ओलिगोपोली फर्म्स में कोल्यूड, कोल्यूड का मतलब है एक साथ आना, कार्टेल फॉर्म करने जैसा, एक साथ आ रहे हैं। क्यों आते हैं? देखो ओलिगोपोली मतलब फ्यू सेलर्स है,
फ्यू सेलर्स इन द मार्केट और वो साथ में आ रहे हैं, तो किस लिए आएंगे? कंपटीशन बढ़ाने के लिए एक दूसरे का? बिल्कुल भी नहीं, तो ये गलत आंसर हुआ। प्रिजनर डायलेमा फॉर बायर्स, ऑब्वियसली नॉट, नन ऑफ द अबव हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सी इज द राइट आंसर। क्या आंसर है? टू रेज द प्राइस। ये यही तो करते हैं, देखो अज्यूम करो 2 मिनट के लिए जियो और एयरटेल, जियो एंड एयरटेल साथ में आ जाते हैं और बोलते हैं कि कल कल से 1000 रुपए आपके लिए पर मंथ, फॉर द फर्स्ट मंथ नहीं, या पर मंथ ले लेते हैं हम लोग, 1000 रुपीज पर मंथ आपको चार्ज किया जाएगा। अब 1000 रुपीज पर मंथ अगर दोनों साथ में आकर करेंगे तो ऑब्वियसली बात है आपके पास बीएसएनएल के अलावा ऑप्शन नहीं बचेगा। तो अज्यूम करते बीएसएनएल भी साथ में आ जाता है, तो आपके पास ओलिगोपोली कब हो सकता है? कब ये ओलिगोपोली के जो लिमिटेड प्लेयर्स है साथ में कब आएंगे? जब उनको प्राइस रेस करना होगा, इसी वक्त वो साथ में आएंगे। कोलिड का मतलब होता है कांटे। अगला क्वेश्चन, हाउ टू प्रोड्यूस इज रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स चॉइस। पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन क्या है? प्रोडक्ट्स चॉइस। ये तो हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट पे तो हाउ टू प्रोड्यूस डिपेंड होगा नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट चॉइस तो कोई भी करेगा ना, वो तो कंज्यूमर करेगा, हमें तो एज अ बिजनेस पर्सन सोचना है। द राइट आंसर विल बी चॉइस ऑफ टेक्निक। मतलब क्या है रे? मतलब ये कि आप ये सोचो कि आपकी कंट्री जो है वो लेबर इंटेंसिव है, कैपिटल इंटेंसिव है। मतलब आपने जो भी प्रोडक्ट बनाना है वो मशीनरीज का यूज करके बनाना है या लोगों का, यानी कि लेबर आकर बनाने वाले हैं, ये आपने सोचना है। चॉइस ऑफ टेक्निक यानी कि होता है हाउ टू प्रोड्यूस। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं डाला है आरटीपी में, सो प्लीज आप उस चीज को ध्यान में रखो और बहुत क्विकली आपको खत्म करना है। अगला पॉइंट है स्नॉब इफेक्ट। स्नॉब इफेक्ट मतलब आपको याद होगा तो बैंड वैगन इफेक्ट, वेबलिन इफेक्ट, स्नॉब इफेक्ट, ऐसा कुछ आप लोगों ने देखा था। तो पड़ोसी के पास चाहिए इसलिए आपको भी चाहिए बैंड वैगन इफेक्ट। कि वेबलिन का मतलब होता है भाई एकदम लग्जरियस लोग, जिनको बहुत हाई, भले ही उसका मतलब वो भले ही चिंदी चीज क्यों ना हो, लेकिन उसको उसके लिए वो लाखों करोड़ों देने के लिए रेडी है। दैट इज वेबलिन इफेक्ट। तो स्नॉब इफेक्ट क्या बोलता है? स्नॉब इफेक्ट इज नथिंग बट व्हाट, इट इज अ फंक्शन ऑफ कंजम्पशन ऑफ अदर्स। मतलब क्या भाई, दूसरे के पास है ना तो मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इस वक्त अगर आप देखोगे तो भाई गरीब के पास भी आईफोन है ना, भिखारियों के पास भी आईफोन है, ऐसे रील्स वायरल हो रहे हैं। तो अगर उनके पास है तो फिर मुझे आईफोन नहीं चाहिए। दैट इज नथिंग बट व्हाट, स्नॉब इफेक्ट। So it is a consumption of function of others, consumption of others। दूसरा जो पॉइंट है ना कंजम्पशन ऑफ प्राइस, ये तब आंसर होता अगर आपके क्वेश्चन में पूछा होता वेबलिन इफेक्ट। तो यहाँ पे साइड पे लिख के रख देना, वेबलिन इफेक्ट होता तो, वेबलिन इफेक्ट होता तो क्या लिखते तुम लोग? वेबलिन होता तो प्राइस का फंक्शन है, लेकिन कंजम्पशन का कब होगा? जब स्नॉब इफेक्ट होगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10, टू इन्फ्लुएंस द स्पेंडिंग द मॉनिटरी पॉलिसी इज directed at directly influencing in short run। देखो मॉनेटरी पॉलिसीज में क्या होता है, बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसीज इज नथिंग बट ऑल अबाउट मनी सप्लाई। अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, और अगर मनी सप्लाई कम हुआ तो एग्रीगेट डिमांड कम होगा। लेकिन ये जो मनी सप्लाई है, मॉनेटरी पॉलिसी इज ऑल अबाउट मनी सप्लाई, तो ये जो मनी सप्लाई है इकोनॉमी में, ये कंट्रोल कौन से वे से होता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट इज नथिंग बट मनी सप्लाई कंट्रोल करता है आरबीआई, और आरबीआई इसको रूट करता है थ्रू इंटरेस्ट रेट्स। आपको याद होगा सीआरआर, बैंक रेट, एसएलआर, ऐसे कुछ रेट्स आप लोगों ने सीखे थे, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। तो ये सारे रेट्स की वजह से क्या होता है? मनी सप्लाई कंट्रोल होता है। सो दिस इज नथिंग बट द राइट आंसर विल बी इंटरेस्ट रेट। अगला, ये जो सवाल है, अ फर्म नॉर्मल प्रॉफिट अर्नड आर इंक्लूडेड इन इम्प्लिसिट कॉस्ट, इसका आंसर इंस्टीट्यूट ने जो दिया है वो है वेरिएबल कॉस्ट। अगर आपको दिख रहा होगा 11 का आंसर इज सी, विच इज रॉन्ग। द राइट आंसर इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। प्लीज ये जो भी वीडियो है, इस वीडियो को चाहिए तो जिस जिस भी सेकंड पे ये बात मैंने बोली है वहां से प्लीज आपके जो भी दोस्त हैं उनको भेजो और उनको बताओ कि बाबा ये सही आंसर है और वेरिएबल कॉस्ट गलत आंसर है। वरना फिर सेम स्टूडेंट, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट सेम क्वेश्चंस करते हैं, उससे अच्छा आप शेयर कर देना, जितने भी लोगों से आप शेयर कर सकते हो, और बता देना कि भाई इसके आगे तो इतना तो पार्ट देख ही लेना, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 11। अगला अगला पॉइंट है आइसोकॉन्ट कर्व। आइसोकॉन्ट कर्व कब होता है? जब हम लोग प्रोडक्शन, थियरी ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे थे तब। तो इसमें आइसो ऑफ कॉन्ट इज रिलेवेंट रेंज आर, पहला कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। क्या आइसोकॉन्ट कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन था? यस। क्या वो निगेटिवली स्लोप था? हाँ, क्योंकि डाउनवर्ड स्लोपिंग है। अगला कैन नॉट क्रॉस, यस। क्यों? क्योंकि दो आइसोकॉन्ट कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है। द राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। अगला पॉइंट, व्हेन द इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी इंक्रीजेस फ्रॉम 10,000 करोड़ टू 14,000 करोड़। सो बेसिकली इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है? 10,000 करोड़ से 14,000 करोड़ हुआ है। एंड जो इनकम है वो 80,000 करोड़ से
92,000 करोड़ हुआ है, ठीक है, सब कुछ करोड़ में है। तो बेसिकली आपको ये चाहिए कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है, के इज इक्वल टू चेंज ऑफ वाई अपॉन चेंज ऑफ आई। चेंज ऑफ वाई कितना है हमारा, 12,000 का चेंज ऑफ वाई है, सो 12,000 अपॉन चेंज ऑफ आई कितना है, 4,000। सो द राइट आंसर विल बी ए, दैट इज 3। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मार्केट फेलियर। मार्केट फेलियर हमेशा स्टार्ट ही होता है एक्सटर्नैलिटीज से। एक्सटर्नैलिटीज का मतलब है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, किसी को इंटरेस्ट नहीं है पोल्यूशन को कंट्रोल करने में, इसकी वजह से मार्केट फेल होता है, राइट। सो द राइट आंसर विल बी एक्सटर्नैलिटीज। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें जैसे एक्सक्लूडेड और राइवल गुड्स, इससे मार्केट फेल नहीं हो सकता। ऐसे क्या क्या फर्क पड़ता है उससे, एक्सक्लूडेड गुड्स है, इंक्लूडेड गुड्स है, व्हाटएवर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या प्राइसेस कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, मार्केट फेल नहीं होगा, क्वांटिटी डिमांड सप्लाई पे असर होगा, लेकिन मार्केट फेल नहीं हो सकता। या फिर एक्सेस सप्लाई होता है, इससे बहुत सारे स्टूडेंट को क्वेश्चन होता है कि भाई एक्सेस सप्लाई से तो मार्केट फेल नहीं होता, नहीं होता है, एक्सेस सप्लाई से भी नहीं होता है। द राइट आंसर विल बी एक्सटर्नैलिटी। अगला, M2 में नीचे दिए हुए में से क्या इंक्लूड होता है कंपेयर टू M1। मतलब M1 में क्या ऐसा नहीं इंक्लूड होता है जो M2 में इंक्लूड होता है। इसके लिए मैंने आप लोगों को कुछ एक चार्ट दिया था, अगर याद होगा तो, मनी सप्लाई को लेके थे, ठीक है ना। M1, M2, M3, M4। सो M1 में क्या होता है, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक होता है, डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं, आरबीआई के डिपॉजिट्स होते हैं, फिर आता है आपका M1। M1 में जब आप लोग सेविंग डिपॉजिट ऐड कर देते हो तब आता है आपका M2, राइट। और M1 में जब आप टाइम डिपॉजिट ऐड करोगे तो आएगा M3, विच इज योर एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स ऑफ द कंट्री। एंड M3 में टोटल डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस का, सेविंग का जो भी, बैंक का जो भी डिपॉजिट होता है वो ऐड करोगे तो आएगा M4। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, M2 में ऐसा क्या ऐड होता है जो M1 में नहीं है। द राइट आंसर विल बी सेविंग डिपॉजिट। सो द राइट आंसर, द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। अगला, which one of the following is an example of automatic stabilizer in the budget। automatic मतलब कुछ भी ना करते हुए, कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक स्टेबलाइज हो जाएगा। तो जैसे पहला ऑप्शन है डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग। डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है, अगेन गवर्नमेंट को इसके लिए अप्रूवल लेना पड़ेगा, तो ये डिस्क्रिशनरी ऑटोमेटिक तो नहीं होगा, अगर गवर्नमेंट ने किया तभी होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट भी गवर्नमेंट करेगा तो ही होगा। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन ऑल्सो गवर्नमेंट करेगा तभी होगा। सो द राइट आंसर विल बी अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। मतलब क्या, यहाँ पे कोई मतलब गवर्नमेंट स्पेसिफिकली मेहनत नहीं करता है, ऑटोमेटिक इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स दिए जाते हैं बाय प्राइवेट सेक्टर, बाय पब्लिक सेक्टर, बाय एनीवन। तो जिसकी वजह से ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट, मतलब जो इकोनॉमिक में जो भी बजट स्टेबलाइजर होता है वो ऑटोमेटिक स्टेबलाइज होता है, कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। सो द राइट आंसर विल बी डी। अगला, एफडीए टेलीकॉम सेक्टर 100%, ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। आई होप सो आप लोग डेटा बेस्ड क्वेश्चन का जो भी लिस्ट है वो मतलब ढंग से आपने लिखा होगा, किया होगा। नहीं तो स्पेशली जो चैप्टर नंबर 10 है आपका, उसमें बहुत सारा डेटा अवेलेबल है, तो उसमें से सारा का सारा करना नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वही करना है। उसको लेकर एक वीडियो में बनाऊंगी बहुत जल्द, 3-4 दिन में वो वीडियो बन जाएगा। तो आप लोग वो लिस्ट उसके डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी, वो डेटा बिंदास फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रही हूँ, आप जाओ जाके शेयर करो बहुत सारे। इवन ये वीडियो को भी लाइक करो यार, जितनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ, फ्री कंटेंट जितना मैंने डाला हुआ है, मैंने हैंड रिटन नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट रखे हुए हैं। जिसको आना है आओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, जो वीडियो आपको जिसका भी प्रॉब्लम होता है आप जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो, और वीडियो के आपको मिल जाएगा जो भी हैंड रिटन नोट्स है वो सारे के सारे। तो प्लीज, जैसे स्पेशली स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के नोट्स हो गए, या इवन इकोनॉमिक्स के भी कुछ नोट्स हैं जो मैंने वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, जाओ एंड जाके चेक करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन आए। आई होप सो कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे भी। तो ये काम की चीज है, 25 क्वेश्चन 25 मिनट बाद खत्म। इंस्टेड ऑफ वॉचिंग एनी वेब सीरीज, जस्ट गो थ्रू दिस वीडियो एंड जस्ट स्टार्ट अगेन। तो ये आपको आई होप सो आप ऐसा कर रहे होंगे, क्योंकि लास्ट 30 डेज बाकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। ई नाम इज, आपको याद होगा तो अगेन ये भी मैंने आपको स्पेशली हाईलाइट करवाया था, ये इवन आपके मॉड्यूल के नीचे दिया हुआ क्वेश्चन है। ई नाम इज इलेक्ट्रॉनिक नेम डेटा कार्ड गिवन टू सिटीजंस ऑफ इंडिया। नो। इट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर मार्केट। यस, एग्रीकल्चर मार्केट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग अनफाइंड नेशनल मार्केट फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज। एंड ये एक ऐसा पोर्टल है जिससे एपीएमसी मंडीज को नेटवर्क मिलता है। सो द राइट आंसर इज डी। तो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, नाम दैट इज नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 मैनिफेस्ट इन, आपको याद होगा
तो हम लोगों ने उस टाइम पे रीथिंकिंग कर रहे थे हम लोग मार्केट वर्सेस स्टेट में, ठीक है। बेसिकली दिस इज नथिंग बट प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड जो एलपीजी पॉलिसी आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, दिस लाइन इज नथिंग बट दैट ओनली। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मार्केट सब्सटीट्यूशन हमने सेकंड 5 ईयर प्लान में किया था। एंड गुड गवर्नेंस पे तो हमने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि हम लोग रिकवरी कर रहे थे, हम खुद को कि एग्रीकल्चर पे फोकस करें, इंडस्ट्री पे करें, कैसे करें, क्या करें, तो हम लोगों ने इस पे वैसे ही कभी सोचा नहीं था। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगला, डंपिंग। डंपिंग जो चाइना करता है, कम रेट पे इंडिया पे सारे के सारे गुड्स बेचता है। सो देखो, रिड्यूसिंग टेरिफ तो नहीं होता है, डंप करना, गुड्स को डंप किया जाता है, तो प्राइस का कोई टेरिफ का, टैक्स का कोई संबंध आता नहीं है। तो ये भी खत्म हो गया, वो भी खत्म हो गया। द राइट आंसर इज सी, दैट इज बाइंग द गुड्स एट अ लोएस्ट प्राइस इन अब्रॉड एंड सेलिंग इट एट अ हायर प्राइस इन लोकल मार्केट। अगला, the WTO established the implement the final act of Uruguay round agreement। इसको भी मैंने स्पेशली हाईलाइट करवाया था, यूनिट नंबर 3 ऑफ चैप्टर नंबर 9 आपका, जिसका सही आंसर है गैट, जो कि 1948 में आया था। डैश इज ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। द राइट आंसर इज वर्ल्ड बैंक, ये तो सबको पता है। नेक्स्ट, एन इंपॉर्टेंट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। जैसे मनी मार्केट आए दिमाग में, यानी कि शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म है, गवर्नमेंट ब्रीच करने वाला है रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर के बीच में। सो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर इज योर, जो भी आपका बजट डेफिसिट है उसको ब्रिज करने के लिए ऐसा कौन सा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्शन में क्या क्या है, टी बिल्स, बॉन्ड्स, सीडीज, कमर्शियल डिपॉजिट्स, कमर्शियल पेपर्स। तो हम सबको पता है कि ट्रेजरी बिल्स आर समथिंग कि जो 91 डेज के लिए भी होते हैं, 14 डेज के लिए भी होते हैं, तो सबसे शॉर्ट टर्म इज योर treasury bills। So the right answer is treasury bills। And last two questions, सबसे पहले, which of the following statement gives the true picture of the effect of lowering the cash reserve ratio, CRR घटाने से, by RBI यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। तो अगर CRR घटा तो नीचे दिए हुए स्टेटमेंट में से क्या सही है। सबसे पहला, सीआरआर घटने की वजह से, सबसे पहला आई होप सो आपको सीआरआर समझता है, यानी कि क्या, अगर अज्यूम करो कि मैंने बैंक में 1000 रुपए डिपॉजिट किए हैं, तो बैंक क्या करता है, बैंक इसमें से कुछ हिस्सा जो होता है वो सीआरआर में रखता है, कुछ हिस्सा सीएलआर में, मतलब क्या, एक मिनट, पहला सीआरआर का मतलब होता है कि जहां पे आपको, मतलब बैंक्स को, आपको मतलब बैंक्स को कुछ हिस्सा, जो भी परसेंटेज आरबीआई बताएगा वो परसेंटेज आरबीआई के पास रखना होता है। एंड एसएलआर मतलब कुछ परसेंटेज उसको खुद के पास रखना होता है। हम लोग अज्यूम करते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, सीआरआर है 16% और ये है 4%, सिंप्लिसिटी के लिए, ये अभी के रेट नहीं है। तो यहाँ पे 160 रुपीज आपको सीआरआर में रखने हैं। एंड आपको जो भी एसएलआर है वो अज्यूम करते हैं हम लोग, एसएलआर आप ले लेते हो 40 रुपए का, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 200 रुपए जो होंगे वो बैंक के पास जाएंगे, और फिर इसका जो बचा हुआ 800 रुपए होगा वो जाएगा एज अ लोन, ठीक है। अब हुआ क्या है, जो कैश रिजर्व रेशो है, द ट्रू पिक्चर ऑफ द इफेक्ट ऑफ लोअरिंग द कैश रिजर्व रेशो। तो हमने क्या किया, कैश रिजर्व रेशो जो है वो अज्यूम करते हैं 16% से 10% कर दिया। मतलब क्या हुआ, सिर्फ 100 रुपए बैंक के पास रहेंगे, तो बचे हुए जो एक्स्ट्रा 60 रुपीज है वो कहाँ पे जाएंगे रे, वो जाएंगे एज अ लोन। सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, कि कैपेसिटी, लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक विल इंक्रीज, ऑब्वियसली डिक्रीज तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो सीआरआर का जो बचा हुआ पैसा है वो कहाँ पे जाएगा, एज अ लोन जाएगा। तो लोन कौन दे रहा है, कमर्शियल बैंक्स दे रहे हैं, कमर्शियल बैंक का लोन देने का कैपेसिटी बढ़ जाएगा। एंड द लास्ट इज विच एजेंसी रेगुलेट्स द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, वी ऑल नो दैट इज आरबीआई। सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं कमेंट बॉक्स में, एंड बहुत सारे चीज़ों पर मैं वीडियो भी बना रही हूँ। अभी जो रिसेंट में मैंने डाला था उस पर कुछ क्वेश्चंस आए हैं, जिसका वीडियो आपको इमीडिएट बेसिस पे मिल ही जाएगा, और रादर आई से मिला भी होगा एक आध वीडियो। तो देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यू कैन आस्क मी, और आई मीन कमेंट बॉक्स में यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस एंड आई विल रिवर्ट बैक फॉर श्योर। या तो डायरेक्टली वहां पे लिख के आंसर कर दूंगी, मैं खुद वो क्वेश्चन के आंसर देती हूँ, कोई भी मेरा स्टाफ आंसर नहीं करता है। सो मैं पर्सनली आंसर कर रही हूँ आपको, तो फॉर श्योर राइट ही होगा, तभी आंसर करूंगी। सो या तो मैं लिख के आंसर करूंगी अगर छोटा मोटा आंसर है तो, या तो फिर मैं पूरा वीडियो बना के, अगर बहुत बड़ा क्वेश्चन है अभी उसका आंसर दो, मतलब एक लाइन में नहीं लिख सकते, तो मैं वीडियो बना देती हूँ। तो आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे, सो दैट आई गेट टू नो। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग।